अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काइंडली सारे मुझे ये बताइएगा, आप सबको आवाज आ रही है? हेलो। काइंडली कोई एक बच्चा बता दे कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। हेलो फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है आवाज? हेलो। जी सर। ओके फाइन, सबको आ रही है ना? अच्छा, पहले तो आप सब अपना हाल चाल बताएं, कैसे हैं सब और पेपर की तैयारी कैसी है? मुझे पता चला ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर देने जा रहे हैं संडे को। तो कैसी तैयारी है आप सबकी और कैसी चल रही है प्रिपरेशन, थोड़ा सा मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कौन सा है? G&S, इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले का ओके। पेपर अभी तो नहीं आया ना? नहीं नहीं, उसका नहीं अभी आया। मैं जिन्होंने मुझे बताया गया कि कुछ स्टूडेंट्स का भी एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर है, तो उस हवाले से पूछा था। चले, नो इशू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं थोड़ा सा अपना सिर्फ नाम बताता हूँ और आपको आज क्या पढ़ाना है ये बता देता हूँ। मेरा नाम शहाब अहमद है और आज मैंने आप लोगों को जनरल साइंस का एक टॉपिक पढ़ाना है जो कि है सोलर सिस्टम। कौन सा टॉपिक है? काइंडली आप लोग बारी बारी म्यूट अनम्यूट करके जब अपना मेरे साथ इंटरेक्शन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि सारे मेरी आवाज सुन रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ रही है। कहीं किसी को कोई बात ना समझ आए तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? आज हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम देखते हैं। 1 मिनट काइंडली, ये थोड़ा सा इसमें कर्सर में इशू आ रहा है कुछ, इसको मैं रिमूव कर लूँ तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके। आज हम आप लोगों को पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में तीन वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास तीन किस्म की मेन चीजें हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हैं स्टार्स। और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लैनेट, जिनमें से हम एक प्लैनेट पर हमारी जमीन है और एक प्लैनेट हमारी जमीन है और उस पर हमारी रिहाइश है और हम लोग यहाँ पर सांस ले रहे हैं। और उसके बाद एक प्लैनेट आप जो है जो चीज है वो है होती है सैटेलाइट्स। तीन किस्म की चीजें हैं जिसमें सबसे पहले स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट हैं। स्टार्स आपको पता है हम लोग स्टारों को कहते हैं, जो प्लैनेट्स हैं वो सितारे होते हैं और सैटेलाइट जो हैं नेचुरल भी होती हैं और हम लोग आर्टिफिशियल भी जो है खला में भेजते हैं या स्पेस में भेजते हैं। अच्छा, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार के बारे में। कि स्टार में जो सबसे पहले चीज आती है वो है आपके पास सन। सन के बारे में हम लोग कुछ चीजें देखेंगे कि सन में जो है पेपर में सवाल आता है कि सन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है और सन में हीलियम की तादाद कितनी है और हाइड्रोजन की तादाद कितनी है। तो हम लोग देखते हैं कि सन के अंदर हीलियम की तादाद जो है 21% है और हाइड्रोजन की जो तादाद है वो 71% है। ये पेपर में सवाल आया हुआ है डिफरेंट पेपर्स में कि हीलियम की तादाद कितनी है और हाइड्रोजन की तादाद कितनी है। तो स्टार्स में हम लोग सबसे पहले सन को देखेंगे। सन जो है हमारा मेन स्टार है और उसमें जो है एक रिएक्शन हो रहा होता है, जो कि होता है आपके पास दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। आप लोगों को पता है, फ्यूजन और फिशन। इसके बारे में अब आपको मैं बताता चलता हूँ कि हमारे पास जो है सन में कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है। सन में हमारे पास फिशन रिएक्शन हो रहा होता है। इसमें आपके पास फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है कि हाइड्रोजन जो है, ये जरा मैं केमिकल इसका फॉर्मूला लिखने लगा हूं।
हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलता है और क्या करता है, हीलियम बनाता है, प्लस एनर्जी जो है ये खारिज करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी खारिज करते हैं। ये आप लोग को समझ आ गई? काइंडली मुझे साथ साथ बताएं, मैं मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है या मेरी आवाज भी आ रही है। काइंडली कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट करके मुझे बता दे कि आप लोगों को सही समझ आ रही है या नेट इशू है, कोई बात है तो काइंडली मुझे बताएं। 1 मिनट, मुझे नहीं आइडिया, आप लोग चैट में मैसेज कर रहे तो चैट ऑफ है सारी। 1 मिनट। हाइड्रोजन की जो तादाद है वो 71% है, मैंने इसमें लिखी है, सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ। हाइड्रोजन जो है 71% है, 71% जो है आपके पास हाइड्रोजन है, और हीलियम जो है वो 21% है। इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन आपका सन में हो रहा है, और आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े धमाके होते हैं जब ये फ्यूजन रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है, हीलियम को बनाता है, जिसकी वजह से हीलियम की तादाद जो है वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, और साइंसदानों का ये भी कहना है कि एक वक्त आएगा सारा हीलियम ही रह जाएगा और हाइड्रोजन जो है बहुत कम हो जाएगा, तो वो जो है आपका प्लेनेट डॉर्फ हो जाएगा, येलो डॉर्फ या व्हाइट डॉर्फ हो जाएगा। डॉर्फ का मतलब पता है आप लोगों को? जो मतलब जो अपनी एनर्जी को कम कर देते हैं या बुझ जाते हैं, थोड़े से इस तरह ठंडे हो जाते हैं आप कह लें, वो इस तरह से, ये सन भी इस तरह से हो जाएगा। हम लोगों को एज अ मुस्लिम पता है कि क्यामत आनी है, तो सूरज ने भी तब्दील हो जाना है, और सारी चीजें जो है अपने रंगों को तब्दील कर लेंगी और चीजें तब्दील हो जाएंगी। बहरहाल ये फ्यूजन रिएक्शन था, आपको मैंने बताया। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है, हीलियम बनाता है और प्लस एनर्जी खारिज करता है। इसके बाद में एक और रिएक्शन है। अच्छा, एक चीज और, पेपर में एक सवाल आया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? वो भी फ्यूजन रिएक्शन ही होता है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर भी जो है फ्यूजन रिएक्शन ही हो रहा होता है, और ये पेपर में सवाल आया हुआ है। अब मैं आपको सेकंड रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। फिशन रिएक्शन है सेकंड हमारे पास। ये फिशन जो है फ्यूजन रिएक्शन का बिल्कुल उलट होता है। वो किस तरह से, ये आप देखें जरा। हीलियम जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूटेगा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और प्लस जो है एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी खारिज करेगा। ये जो है फिशन रिएक्शन है। पेपर में उसने सवाल पूछा हुआ है कि एटॉमिक बॉम्ब में कौन सा रिएक्शन होता है? तो एटॉमिक बॉम्ब में आपके पास फिशन रिएक्शन हो रहा होता है। कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है? काइंडली मुझे बता दें, ये दो रिएक्शंस के बारे में सबको पता चल गया, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। मुझे काइंडली मैसेज करके ही कंफर्म कर दें तो मैं आगे चलूँ। इसके बाद नेक्स्ट, किसी को कहीं कोई बात ना समझ आए तो इस तरह बेशक आप मैसेज करके पूछ लें या बोल के पूछ लीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ आ रही है, फिर मैं आगे चलता रहूँ साथ के साथ। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें, ये हो गया सन के बारे में, हमने कुछ देखना था कि सन के अंदर कितनी मिकदार हीलियम की है और कितनी हाइड्रोजन की, और कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये मेन चीज है। अच्छा, उसके बाद वो पेपर में एक सवाल पूछता है कि सन के अंदर जो है आपके पास आउटर लेयर पर जो है इसकी कितनी हीट जो है होती है, आउटर लेयर पर टेम्परेचर कितना होता है, वो है 6000 डिग्री सेल्सियस जो है आपके पास। ये तहमीना आपने सवाल किया है हाइड्रोजन और एटॉमिक, आपने दोनों को मिक्स कर दिया है। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर जो है जो है, पहले मैंने जो आपको फ्यूजन रिएक्शन बताया वो होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर फिशन रिएक्शन होता है। कौन सा होता है? फिशन रिएक्शन। आप खुद देख लें कि हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉम्ब में शुरू में स्टार्ट में, और जब हम आप इसको देखते हैं, ये देखें जरा, मैंने ऊपर बताया है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है आपस में मिल रहे हैं और फिर वो हीलियम बना रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर जो है फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब समझ आ गया आपको?
अच्छा, नेक्स्ट मैं चल रहा था कि वो पूछता है सवाल में कि भाई सूरज की जो आउटर लेयर है उसमें कितनी हीट होती है या कितना टेम्परेचर होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है आपके सूरज की आउटर लेयर का टेम्परेचर होता है। ये एक सवाल बनता है मेन पेपर में, तो ये आप इसको सन के हवाले से देख लें। इसके बाद नेक्स्ट ये आपको मैंने थोड़ा सा स्टार के हवाले से गाइड कर दिया, अब मैं आपको गाइड करता हूँ प्लेनेट के हवाले से। प्लैनेट्स हमारे पास आप लोगों को पता है, पहले कहते थे 9 प्लैनेट्स से, जिसमें हमारे पास एंड में एक प्लूटो हुआ करता था। और 2006 में कहा गया कि प्लूटो को साइंसदानों ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया। 2006 में पेपर में सवाल आया कि प्लूटो को सोलर सिस्टम से कब आउट किया गया। 2006 में प्लूटो को 2006 में सोलर सिस्टम से आउट कर दिया गया। अब हम देखते हैं हमारे पास जो पीछे 8 प्लैनेट्स जो बचे हैं वो कौन कौन से हैं। इसको याद 8 प्लैनेट्स की तरतीब या 8 प्लैनेट्स को याद रखने का सही तरीका, एक आसान तरीका ये है कि इसकी आप एक वो बना लें। इसको हम लोग कह सकते हैं एम वेम जे सन। ये समझ आ गई आप लोगों को? एम वेम जे सन। काइंडली यस का मैसेज करते जा करें, मुझे जब तक थोड़ा सा आदत है, जब तक बच्चों का गुड। अच्छा, एम वेम जेसन आपको अब ये देखिए सबसे पहले नजर आ रहा है एम है। एम जो है मरकरी है। एम से क्या बनता है हमारे पास? एम से बनता है हमारे पास मरकरी। वी से हमारे पास है वेनस। ई से हमारे पास आपको पता है अर्थ है हमारा। एम से जो है मार्स है। जे से जुपिटर है। एस से सेचुरन है या यू से यूरेनस है। और एन से नेपच्यून है। ये हमारे पास एक तरतीब से याद करने का तरीका है। आपको ये प्लैनेट्स याद रहेंगे, ये लफ्ज याद रख लें, एम वेम जे सन। एम वेम जे सन, इस लफ्ज को याद रख लें, इससे आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को तैयार करना। अच्छा, ये हो गए आपके पास 8 प्लैनेट्स जो मैंने अब आपको बताने थे। 8 प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि 8 प्लैनेट्स में दो किस्म की रोटेशंस पाई जाती हैं। दो किस्म की रोटेशंस होती हैं। आप लोगों को पता है, एक जो है प्लैनेट अपने ही गिर्द घूम रहा होता है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। और एक जो होती है वो रिवॉल्व कर रहा होता है थ्रू सन, रिवॉल्व कर रहा है सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। दो किस्म की होती हैं हरकत जो है इसकी, दो किस्म की है आपके पास। एक आपके पास है रोटेशन, दूसरी है आपके पास रेवोल्यूशन, कि ये रिवॉल्व करता है सन में। रोटेशन का पता चल गया आप सबको, रोटेशन का और रेवोल्यूशन का। रोटेशन जो है अपने एक्सिस के गिर्द है, जिस तरह जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। और रेवोल्यूशन जो है वो सन के गिर्द घूम रही है, सन के गिर्द जो चक्कर लगा रही है। अच्छा, होता यह है आपके पास जब रोटेशन होती है, चाहे जमीन की हो चाहे बाकी सारे सियारों की हो, जब रोटेशन होती है तो रोटेशन जो है डेज और नाइट्स आपके पास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपके पास डेज और नाइट्स तख्लीक करती हैं रोटेशन, ठीक है। और जो रेवोल्यूशन है वो आपके पास, यस, रेवोल्यूशन है जो आपके पास वो आपके पास बनाता है ईयर्स। क्या बनाता है? ईयर्स एंड सीजन्स। जो आपके पास गर्मी सर्दी फिजा बाहर जो आता है वो रेवोल्यूशन से बनती है। जमीन जब सूरज के गिर्द घूम रही होती है, जब वो थोड़ा सा दूर होती है तो ठंड हो जाती है, करीब आती है तो वो आपके पास गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी के का मौसम आ जाता है। ये दो रोटेशंस होती हैं, ये दो किस्म की हरकत होती हैं आपके पास प्लैनेट्स की। यहां तक सबको समझ आ गई? अब हमने देखना है, गुड, अब हमने देखना है इसके बारे में कि जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन है,
ये किस तरह से हो रही है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि डेज एंड नाइट्स जो है रोटेशन से बन रहे होते हैं, लेकिन अब जमीन जो है जिस तरह से आपके पास ये देखें, जमीन है ये आपके पास, ये अपने एक्सिस के गिर्द जब घूम रही है, यहाँ पर जमीन घूम रही है। पेपर में सवाल आता है कि जमीन, आपको पता है ऊपर की साइड पर हमारे पास होता है नॉर्थ, इस साइड पे हमारे पास होता है ईस्ट, इस साइड पे हमारे पास होता है वेस्ट, और इस साइड पे हमारे पास होता है साउथ। अच्छा, आप लोगों को पेपर में वो सवाल पूछता है कि जो अर्थ है वो, उसकी रोटेशन कौन सी है। अर्थ की जो रोटेशन है वो आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपके पास कहां से कहां चलेगा, अर्थ जो है आपके पास यहां से इस तरफ को आएगी, मतलब इस तरफ से, वेस्ट से इसकी तरफ आएगी। आपको पता है कि सूरज कहां से निकल रहा है और कहां पे गरूब हो रहा है, वो इसी वजह से है कि इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से जो है सूरज जो है वेस्ट से निकलता है और ईस्ट में गरूब हो रहा है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपको मैंने रिवॉल्व किस तरह से कर रही है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो है आपके पास जमीन, ये आपके पास बीच में सन है, और ये आपके पास ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं आपके इर्द गिर्द। यहां पर आप कह लें कि पहले मैं मजीद डिटेल में जाऊंगा तो अभी फर्ज करें वैसे यहाँ पे आपके पास अर्थ है, तो अर्थ जो है ये जब इसके गिर्द घूमेगी तो ये सीजन्स क्रिएट करेगी और आपके पास क्या क्रिएट करेगी, ईयर्स क्रिएट करेगी। अच्छा, पेपर में एक सवाल आता है लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर, किसी को आइडिया है लीप ईयर के बारे में? जी, काइंडली आप लोग एक काम करें, अच्छा चलें पूछ लें, सवाल पूछें अपना, बताएं। नीलम लतीफ, काइंडली बताएं अपना सवाल क्या है आपका। अच्छा, नीलम आप नहीं बोली, मैं लीप ईयर के बारे में बता रहा था आपको, आप एंड में अपना सवाल कर लीजिएगा। लीप ईयर जो है आपके पास, आप लोगों को पता है जमीन पर के जो दिन हैं हमारे पास 365 डेज हैं वन ईयर में। इन वन ईयर हमने सिर्फ ये सुना है कि जमीन के जो है 365 दिन होते हैं हमारे पास जमीन के ऊपर, लेकिन हम साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपको 365 दिन और 6 घंटे, आपने देखा होगा दिसंबर में दिन बड़ा हो जाता है और साल बाद जो है हमारे डेज नाइट्स में फर्क आ रहा होता है, तो वो आप लोगों को जो 6 आवर्स हैं इस वजह से, जब ये हर 4 साल बाद, लीप ईयर जो है हर 4 साल बाद आता है, जिसमें फरवरी जो है 29 डेज का होता है, फेब वैसे 28 का होता है, लीप ईयर में 29 डेज का फरवरी हो जाता है लीप ईयर में। वो किस तरह से होता है कि हर साल 365 दिन +6, और आप मल्टीप्लाई करें 4 ईयर्स से। 4 ईयर्स में जब ये 6 6 आवर इकट्ठे होते हैं, आपको पता है 24 घंटे का हमारे पास दिन और रात मिला के या एक दिन बनता है, तो 24 घंटे का एक दिन का इजाफा हो जाता है, जिसमें आपके पास 29 जो है ये फेब जो है हर 4 साल बाद 29 का हो जाता है, और 4 साल, ये 2024 में भी फेबररी 29 का था आपके पास, 2024 में भी फेब 29 का था। समझ आ गई यहां तक सबको? लीप ईयर की बात समझ आ गई सबको कि हर 4 साल बाद होता है? ओके, गुड 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 गुड। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है मेन अपने प्लैनेट्स की तरफ आते हैं। मेन जो हमारा, जहां पर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो है प्लैनेट्स के अंदर से हमारे पास। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ये थोड़ा सा इसके ऊपर कर्सर यूज करना, जो है पेन पेंसिल यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये मैं बना रहा हूं आपके पास।
सन हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये आप लोगों के पास सन है। मैंने आप लोगों को पीछे एक लफ्ज बताया है, वो आप अपने सामने रख लें। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आपके पास कौन सा प्लेनेट आ रहा है? सबसे पहले आपके पास प्लेनेट आ रहा है मरकरी। अब हम सबसे पहले जो है मरकरी का ऑर्बिट बनाते हैं यहां पर सन के गिर्द। यहां पर आपके पास है मरकरी, ठीक है, ये मैंने एम लिख दिया है। अच्छा, अब सवाल सुनते जाएं पेपर में। सबसे पहले कि पेपर में वो सवाल पूछता है मरकरी के हवाले से कि सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट जो है सन के वो कौन सा है। तो पेपर में सवाल आया हुआ है कि सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट सन के जो है वो मरकरी है। कौन सा प्लेनेट है? मरकरी है। ठीक है, सबसे पहला सवाल इसका बनता है कि मरकरी के बारे में हम कुछ लिखते हैं यहां पर। स्मॉलेस्ट प्लेनेट, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आपका पहला सवाल। क्लोजेस्ट टू सन, दूसरा सवाल ये मरकरी के बारे में। जब आप लोग देख रहे हैं कि ये सन के बिल्कुल करीब है और छोटा भी है, तो इसकी रोटेशन जो है वो रेवोल्यूशन जो है सन के गिर्द वो तेज हो जाएगी। जब वो तेज होगी तो यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट ईयर होगा। क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट ईयर होगा। मैंने बताया था स्मॉलेस्ट ईयर कैसे बनेगा, सन के गिर्द जो रिवॉल्व रेवोल्यूशन है उससे जो है स्मॉलेस्ट ईयर बनेगा। यस, मरकरी हैज नो मून। मैं आगे चल रहा था, चलें आपने बता दिए तो बहुत अच्छी बात है। वो मैं थोड़ी सी टेक्निक से बताता आपको, लेकिन अच्छी बात है आपने बता दी तो कोई मसला नहीं है। मैं इसमें मजीद इजाफा इजाफा कर देता हूँ। चलें, ये नीलम ने बता दिया, ये भी आप साथ ही ऐड कर लें। स्मॉलेस्ट ईयर वाला भी कर लें, और जीरो मून है मरकरी के। ये हैं क्वेश्चन सारे आपके पास मरकरी के हवाले से। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद एक और ऑर्बिट बनाते हैं यहां पर। अब कौन सा हमारे पास आएगा? वेनस। ये हमारे पास यहां पर वेनस है। अच्छा, अब आप ये देखें, सबसे पहले जो वेनस है ये सेकंड, अगर देखा जाए तो सूरज के हिसाब से ये सेकंड नंबर पर है। होना ये चाहिए था क्योंकि मरकरी सबसे पहले है तो मरकरी सबसे हॉटेस्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वेनस के बारे में सबसे ज्यादा जो पेपर में सवाल आया है वो ये सवाल आया है कि हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम वो कौन सा है? वो वेनस है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट। अब आप लोग ये पूछेंगे कि वेनस हॉटेस्ट कैसे है? अब ये देखें, सन की लाइट यहां पर आ रही है डायरेक्ट मरकरी पर। हो ये रहा है कि जब सन की लाइट यहां से डायरेक्ट वेनस पर भी पड़ रही है, तो जो मरकरी पर पड़ रही है ना सन की लाइट, वो यहां से एमिट होकर वेनस के ऊपर भी जा रही है। वेनस के ऊपर जिस तरह हमारे यहाँ हमारे आउटर लेयर के अंदर ओजोन लेयर है, वेनस की लेयर्स में भी बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं जो कि सूरज की रोशनी को एमिट अपने अंदर आने तो देती हैं, लेकिन उसको खारिज नहीं करती, उसको बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से वेनस जो है सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। क्योंकि उसकी उसकी वजह यही है कि जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं मरकरी से वो भी वेनस के ऊपर पड़ रही हैं, और जो रेज डायरेक्ट सन के से आ रही हैं वो भी वेनस के अंदर जा रही हैं और उससे बाहर नहीं निकल रही, बाहर थोड़ी निकल रही हैं, जिसकी वजह से सबसे पहला सवाल बनता है इसका, वेनस जो है हॉटेस्ट प्लेनेट है। और जो है दूसरा, इसको कहते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ, मैं स्पेलिंग थोड़े से ऐसे लिखूंगा, सोलर सिस्टम। ठीक है, और थर्ड इसका सवाल बनता है ट्विन ऑफ द अर्थ। अब
इसकी वजह भी सुन लें कि इसको ट्विन ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है। इसको ट्विन ऑफ द अर्थ इस वजह से कहा जाता है कि वेनस के बाद आपने ऊपर देखा है, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे ऊपर हमारे पास ये जो है वेनस के बाद अर्थ है, तो हम अर्थ का एक ऑर्बिट भी बना लेते हैं यहां पर अपने पास। ये आपके पास यहां पर अर्थ है। अच्छा, अब ये देखें, वेनस और अर्थ जो है आपस में करीब करीब हैं। पेपर में वो सवाल पूछता है कि अर्थ के सबसे करीब प्लेनेट कौन सा है। मैंने आपको पहले एक सवाल बताया है कि सन के सबसे करीब प्लेनेट कौन सा है, वो मरकरी है। अर्थ के सबसे करीब प्लेनेट जो है वो वेनस है। ठीक है, ये भी एक सवाल बनता है। क्लोजेस्ट टू अर्थ, क्लोजेस्ट टू अर्थ जो है वो कौन सा है, वेनस। अच्छा, दूसरी चीज इसकी ये है कि ये ट्विन ऑफ द अर्थ इसको इस वजह से कहा जाता है कि जो वेनस है इसका साइज और जमीन का साइज जो है बिल्कुल सेम सेम है। इसका साइज तकरीबन मिलता जुलता है जमीन के साथ, जिसकी वजह से इसको ट्विन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ट्विन ऑफ अर्थ इसी वजह से कहा जाता है कि इनका साइज सेम है। इसके बाद इसको कहा जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। अब आप लोग पूछेंगे कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, अब इसको वेनस को क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से कहा जाता है, कहते हैं कि अगर आप रियल आई से वेनस को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये दिन में भी नजर आता है और रात को भी नजर आता है। वेनस जो है अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक है। ये आप रियल आई से मॉर्निंग में इसको देख सकते हैं और शाम के टाइम भी इसको देखा जा सकता है जमीन से खड़े होकर, और आई से बल्कि देखा जा सकता है। अगर किसी को सही लोकेशन इसकी पता हो कि ये किस साइड पर है तो वो उसको जज कर सकता है कि ये वेनस है। ठीक है, तो इस वजह से इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और आपको बता दिए क्लोजेस्ट टू अर्थ है, वेनस है। और लार्जेस्ट डेज और नाइट्स जो हैं आपके पास वो वेनस के ऊपर होते हैं। लार्जेस्ट डेज और नाइट्स, ये पेपर में सवाल बनता है। लार्जेस्ट डेज और नाइट्स जो हैं वो किसके ऊपर हैं, वो वेनस के ऊपर हैं। लार्जेस्ट डेज और नाइट्स जो हैं वो आपके वेनस के ऊपर हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट मैंने अब ये ड्रॉ किया हुआ है आपके पास अर्थ। इसका जीरो मून, वेनस के जीरो मून, अर्थ का आपको पता है वन मून। कौन सा मून है, वो हमारा चांद है जिसको लूनर कहा कहते हैं। वो हमारे पास चांद है। अर्थ का जो चांद है एक चांद है, लूनर कहते हैं उसको। ठीक है, ये हमारे पास आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया। अच्छा, अर्थ के बारे में अब कुछ सवालात पूछे जाते हैं कि अर्थ को कौन सा प्लेनेट कहा जाता है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लेनेट। काइंडली कोई स्टूडेंट, चले मैं खुद भी करता हूं। अर्थ जो है हमारे पास ब्लू प्लेनेट होता है। अब आप लोग पूछेंगे इसको ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है। पेपर में सवाल आया है कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं, या ब्लू प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, वो अर्थ है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को पता है यहाँ पर 71% जो है वाटर है, और यहाँ पर जिंदगी जो है वाहिद इसी उसके ऊपर है, सितारे पर है। आपके पास इसी प्लेनेट पर है, जिसकी वजह से इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। 71% वाटर है, इस वजह से इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई है उम्मीद करता हूं। अच्छा, फिर पेपर में वो सवाल पूछता है कि सूरज की रोशनी जो है अर्थ तक कितनी देर में पहुंचती है। सूरज की रोशनी अर्थ तक कितनी देर में पहुंचती है। 8 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स में जो है आपके पास सूरज की रोशनी अर्थ पर पहुंचती है। सूरज की हीट या सूरज की रोशनी अर्थ पर कितनी देर में पहुंचती है, 8 मिनट 19 सेकेंड्स में। उसके बाद पेपर में वो सवाल पूछता है कि आप लोगों को बताया है कि हमारा मून है, तो मून की रोशनी भी जब सूरज, मून की भी अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी लेके जमीन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो वो पूछता है कि मून की रोशनी जमीन पे कब कितनी देर में पड़ती है। क्योंकि मून हमारा जमीन के करीब है तो उसकी रोशनी हमारे पास जल्दी आ जाती है, तो उसका टाइम है हमारे पास 1.3 सेकेंड।
ये जो है इसमें आपकी मून की जो रोशनी है आपके पास जमीन पर पहुंच जाती है। ये कुछ सवाल थे आपके अर्थ के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गई होगी। कोई मुझ साथ साथ यस करते रहा करें, मुझे अच्छा लगता है। गुड फायदा। गुड आमना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, वेम से देख लें एम। नेक्स्ट हमारे पास है मार्स। यहां पर मार्स बना ले। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में एक ऑर्बिट में है हमारे पास मार्स। मार्स के बारे में सिर्फ दो सवाल बनते हैं पेपर में। वेनस का लार्जेस्ट क्या बताया था? वेनस का आपको मैंने ये बताया था लार्जेस्ट डेज एंड नाइट्स। डेज एंड नाइट्स। डेज एंड लाइट नहीं पाएगा, नाइट्स सॉरी, हो सकता है स्पेलिंग में आपसे गलती की। अच्छा, लार्जेस्ट डेज एंड नाइट्स। ओके, मार्स जो है, अब हम देख रहे हैं मार्स को। मार्स के बारे में सिर्फ दो सवाल पेपर में आते हैं कि इसके कितने मून हैं। आप लोगों को पहले बताया मरकरी का 0, वेनस का 0, अर्थ का 1। इसी तरतीब से देखेंगे आप, मैं ऊपर बल्कि इसके साथ साथ लिखता जाता हूँ, 0 0 1 2। यहां तक आप लोगों को ये याद हो जाएगा। एम वेम से 0 0 1 2 आप लोगों को ये, इट्स ओके मैंने, अच्छा, एम वेम से मैंने बता दिया 0 0 1 2। मार्स का, वेनस का 0 0 मून है, अर्थ का 1 है। मून के इसके मार्स के 2 मून है। पेपर में मार्स के बारे में सवाल आता है कि मार्स कितने मून है, तो मैंने लिख दिया 2 मून है, 2 मून्स हैं। और मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं। रेड प्लेनेट आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी पिक्चर्स देखी हो मार्स की या सोलर सिस्टम की, तो रेड रेड कलर सा दिखाई देता है। इसकी मिट्टी या इसकी जो वो है, वो आपके पास जो है रेड कलर की है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं इसकी मिट्टी के वो रेड कलर के हैं, जिसकी वजह से इसको रेड प्लेनेट कहते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं एम वेम से। आपको एक चीज और यहीं पे बताता चलूं, ये जो पहले 4 प्लेनेट हैं हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। बीच में मैं लाइन लगा देता हूं। पहले 4 जो हैं आपके पास हैं सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और आपके पास नेक्स्ट जो 4 हैं, जे सन से आपके पास जो नेक्स्ट 4 हैं वो आपके पास हैं गैशियस फॉर्म में। कौन सी? गैशियस फॉर्म में। ये बात भी समझ आ गई आपको? वो पूछ सकता है कि सॉलिड को इनमें से कौन सा प्लेनेट सॉलिड है, तो आपको एमएम जब याद होगा तो आपको ये चीज याद रह जाएगी कि पहले 4 जो थे वो सॉलिड थे, और एंड वाले जो 4 थे वो गैशियस फॉर्म में थे। तो आप लोगों को याद, आप लोगों के लिए याद करना ये चीज आसान होगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मार्स से आगे हमारे पास है जुपिटर। हम जुपिटर के लिए एक ऑर्बिट क्रिएट करते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा बल्कि मैं बड़ा बना, जुपिटर, ये आपके पास यहाँ पर है जुपिटर। अच्छा, अब जुपिटर के बारे में पेपर में सवाल आते हैं, डिफरेंट सवाल आते हैं, काफी सारे सवाल आते हैं जुपिटर के बारे में। सबसे पहला सवाल आता है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है आपके पास जुपिटर है। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ योर सोलर सिस्टम। ओके, सबसे पहला सवाल, लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का जुपिटर आपके पास होता है, ठीक है। और दूसरा सवाल इसका बनता है कि ये जमीन से कितने गुना बड़ा है, जमीन से जो है इसका साइज कितने गुना बड़ा है। तो वो है 11 टाइम्स लार्जर, लार्जर देन अर्थ। ओके, ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया। जमीन से जुपिटर जो है सबसे बड़ा, कितने टाइम बड़ा है? 11 टाइम बड़ा है। अच्छा, अब इसके बारे में सवाल आता है नेक्स्ट के, इसके कितने मून्स हैं। मैंने इसके 95 मून्स हैं। कितने? पेपर में सवाल आता है इसके कितने मून्स हैं। 95 मून्स जो हैं आपके जुपिटर के हैं। ओके, एक और सवाल आपको बता चुका हूं अब तक। नेक्स्ट जो है इसके बारे में वो पूछता है
अच्छा, इसकी एक और बात बताता चलूं आपको। जुपिटर पे ना स्मॉलेस्ट डेज और नाइट है। आप लोग कहेंगे कैसे सर, जुपिटर तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा प्लेनेट है, और कैसे इसकी जो स्मॉलेस्ट डेज और नाइट्स इस पर कैसे हैं? तो उसकी वजह यह है कि ये जब गैसियस फॉर्म में है और बड़ा है, तो इसकी रोटेशन गैसियस फॉर्म में होने की वजह से, ज्यादा बड़े होने की वजह से, इसकी रोटेशन रिवॉल्व रेवोल्यूशन जो है वो सन के गिर्द वो तेज हो जाती है, जिसकी वजह से इसके जो हैं डेज और नाइट्स जो हैं आपके पास सबसे छोटे हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डेज और नाइट्स आपके पास किसके हैं? जुपिटर के। क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से इसके जो नाइट्स एंड डेज हैं वो आपके पास बड़े हो जाते हैं। 1 मिनट काइंडली। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जुपिटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं आपके पास वो है आपका कि यहां पर ना जुपिटर के साथ साथ आप जरा देखिएगा, यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे, आप कह सकते हैं मून्स, या मून्स नहीं कहेंगे उनको, वैसे कहते हैं मेटीरियॉइड्स, या उसको कहते हैं आपके पास स्टीरॉयड बेल्ट। स्टीरॉयड स्पेल आप चेक कर लीजिएगा बस में। रॉयड्स बेल्ट जो है आपके पास मौजूद है यहाँ पर। ये छोटे छोटे आप लोग कह लें सितारे, या छोटे छोटे ऐसी वो हैं पत्थरनुमा, वो हैं जो आपके पास जुपिटर के साथ एक बेल्ट बना रही हैं बिल्कुल इस जगह पर। ये जो है एक बेल्ट, एक चेन बन रही है। ये जुपिटर के साथ इस वजह से अटैच है कि जुपिटर की कशिश जो है उसने इनको अपने साथ खींचा हुआ है। तो ये सौ कह लें कि आप कई सौ किलोमीटर के भी ये वो पत्थर हो सकते हैं या टुकड़े हो सकते हैं, जो कि आपके पास जुपिटर के साथ एक बेल्ट बना रहे हैं, जिसको कहते हैं एस्टीरॉयड बेल्ट। होता यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक होते हैं मेटीरॉइड्स, जो जिनको हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ये भी इसी तरह के एक जमीन के टुकड़े कह लें या पत्थर के टुकड़े कह लें, ये जुपिटर के साथ साथ जुपिटर की कशिश की वजह से इसके साथ होते हैं। होता यह है कि जब कभी, अगर, वैसे हुआ नहीं है कभी, लेकिन अगर ये जुपिटर अपनी कशिश शकल या अपनी कशिश खत्म कर दे इनके साथ, ये अगर टूटेंगे तो ये डायरेक्ट गिरेंगे अर्थ के ऊपर, और ये कई सौ किलोमीटर के हैं, तो ये अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जुपिटर के बारे में एक सवाल बनता है, गार्ड या सेफ गार्ड ऑफ द अर्थ। क्या बनता है? गार्ड या सेफ गार्ड ऑफ द अर्थ। ओके। अच्छा, ये थे आपके पास जुपिटर के बारे में क्वेश्चंस। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेचुरन या सैटर्न की तरफ। ठीक है, एक और ऑर्बिट क्रिएट करते हैं यहां पर हम। मुझे ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो रिप्लाई करते हैं साथ साथ।
क्योंकि उससे मेरा इंटरेक्शन जो है, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है पढ़ाने की। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोग मुझे जवाब दिया करें। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक यहाँ पे एक और ऑर्बिट में सेचुरन बनाते हैं, जिसको आप लोग सैटर्न भी कहते हो। ये आपके पास छठा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। सेचुरन के बारे में तीन सवाल मेन आते हैं। एक तो सबसे पहले, ये सेचुरन जो है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने अगर कभी एक सोलर सिस्टम की पिक देखी हो, आप लोगों को एक रिंग नजर आता है ऐसे गोल सा प्लेनेट के गिर्द। सेचुरन जो है वो वाहिद प्लेनेट है जिसके गिर्द क्लेयर रिंग मौजूद है। क्लेयर रिंग, पेपर में उसने सवाल पूछा हुआ है, किस कौन से प्लेनेट के गिर्द जो है क्लेयर रिंग मौजूद है। वो क्लेयर रिंग जो है वो सेचुरन के इर्द गिर्द जो है मौजूद है। और वो बाकी प्लैनेट्स के काफी सारी बाकी प्लैनेट्स के इर्द गिर्द भी है, लेकिन जो सेचुरन है वो शो कर रहा है प्लैनेट सिस्टम के अंदर, और जिसकी लेयर्स ज्यादा है इस रिंग की, तो वो क्लियर रिंग बना रहा है सेचुरन के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये पेपर में सवाल आया, क्लियर रिंग किसके गिर्द मौजूद है? वो सेचुरन प्लैनेट के गिर्द मौजूद है। दूसरा जो है आपके पास, ये मैंने बताया था, पर लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, और सेचुरन जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो है इसके बारे में सवाल आता है मून्स के बारे में। इसके 146 मून्स, सबसे ज्यादा जो मून्स हैं आपके वो सेचुरन के पास हैं। हालांकि जुपिटर बड़ा है, इसके पास ज्यादा होना चाहिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा मून जो हैं सेचुरन के मून हैं, या सैटर्न के जो मून हैं वो 146 हैं तादाद में। ऊपर भी जाकर मैं इधर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये एक तरतीब याद रह जाए। 95 के बाद 146। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। ये तीन सवाल थे आपके पास सेचुरन के हवाले से। उम्मीद करती उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्या आप सबको अच्छी तरीके से समझा चुका होगा पेपर के तमाम सवालात के बारे में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास है यूरेनस। नेक्स्ट आपके पास है यूरेनस। अब यूरेनस के बारे में सवाल आते हैं जो पेपर में, इसको आपके पास ग्रीन प्लेनेट का नाम दिया गया है। यूरेनस को क्या कहा गया है? ग्रीन प्लेनेट। यूरेनस को क्या कहा गया? ग्रीन प्लेनेट। दूसरा जो है, आप लोगों को मैंने बताया था कि वेनस, शायद मैं भूल गया हूं, नहीं बताया। दो प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम में जो जिनकी जो रोटेशन है अपने ही एक्सिस के गिर्द वो क्लॉकवाइज है। वो क्लॉकवाइज है। ये जो यूरेनस है और आपके पास वेनस है, इन दोनों की जो रोटेशन है आपके पास वेनस प्लस यूरेनस, इन दोनों की जो रोटेशन है अपने एक्सिस के गिर्द वो है क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉक वाइज। ओके, ये चीज समझ आ गई। इसके बारे में एक ये सवाल बनता है कि दो प्लैनेट्स हैं, बाकी सब जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वेनस और यूरेनस जो है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये इसके बारे में सवाल बनता है। दूसरा एक और सवाल जो इसके बारे में बनता है वो है इसके मून्स के बारे में। इसके 27 मून्स हैं। कितने हैं? 27 मून। 27 मून। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। ये था यूरेनस तक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपके पास एक बचा है सोलर सिस्टम का। ऊपर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 27 मून्स। और नेपच्यून है, साथ इसके भी मैं लिख देता हूँ, इसके हैं 14 मून्स। ठीक है, अब हम एक और ऑर्बिट क्रिएट करते हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया आप लोगों को समझा सकूं। थोड़ा सा पेन का इशू है, तो फिर भी कोशिश की है कि अच्छी तरीके से सारे सवालात जो हैं
सोलर सिस्टम के बारे में जो आते हैं कवर कर सकूं, तो नेपच्यून के बारे में कुछ सवाल बनते हैं। आप लोगों को बताया है, ये आप लोग देख रहे हैं इस टाइम हमारा लास्ट जो है आपके पास प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, नेपच्यून। आप देखें अब सन से इसकी दूरी बढ़ गई है नेपच्यून की, ये चीज आप लोग देख रहे हैं, सन से नेपच्यून की दूरी बढ़ गई है। अब क्या होगा इससे, इससे हो ये रहा है लार्जेस्ट ईयर ऑफ सोलर सिस्टम जो है वो आपके पास नेपच्यून के ऊपर बन रहा है। लार्जेस्ट क्या बन रहा है, लार्जेस्ट ईयर जो है आपके पास, ईयर्स जो हैं वो किसके ऊपर बन रहे हैं, नेपच्यून के ऊपर, ड्यू टू सूरज के गिर्द चक्कर जो है इसका बड़ा हो गया है, सूरज से दूर हो गया जिसकी वजह से इसका चक्कर बड़ा हो गया नेपच्यून, और इस वजह से इसका साल जो है बड़ा हो गया, ठीक हो गया। लार्जेस्ट शेयर जो है वो नेपच्यून के ऊपर आपके पास बन रहे हैं। इसके बारे में इसके मून के बारे में सवाल आता है, 14 मून है। और ये सवाल आता है कि सबसे फारदेस्ट या सबसे दूर जो है वो कौन सा आपके पास प्लेनेट है इस सन से, वो है आपके पास नेपच्यून। फारदेस्ट जो है आपके पास वो है नेपच्यून, कौन सा है, ये 3 सवाल बनते हैं आपके नेपच्यून के हवाले से। यहां तक उम्मीद करता हूँ ये जो मेन आपके सवालात थे सारे मैंने कोशिश की इसमें कवर कर सकूं, और ये भी हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी इस सब के बारे में। और आप लोग ये 8 प्लैनेट से यहाँ तक हमारा आज का जो है टॉपिक खत्म होता है। और इसके साथ साथ आपको मैंने एक सवाल पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्लेटो था या प्लूटो था वो आपके पास 2006 में सोलर सिस्टम से आउट हो गया था। साइंसदानों ने इसको, क्योंकि ये डॉट हो गया था, ठंडा हो गया था, ये कह लें कि इस जैसे प्लूटो जैसे बहुत सारे और प्लैनेट्स जो हैं आपके पास सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो उसको काइपर बेल्ट बोलते हैं, जिसमें काफी सारे सिस्टम इस तरह के सियारे मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो इनको अपने इसमें सोलर सिस्टम में ऐड नहीं कर रहे। क्योंकि अगर प्लूटो को करते हैं तो प्लूटो के साथ बाकी को भी करना पड़ता है, तो इस वजह से उन्होंने प्लूटो को निकाल दिया। वो बेशक प्लूटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको वो सोलर सिस्टम में रखे या ना रखे, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आई होगी। गुड लक एंड बेस्ट विशेस। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक चीज और बताता चलूं, सॉरी मैं भूल गया कि इसमें जो है एक तरतीब और बताता चलूं एम वेम को। मैं इसको सॉरी क्लियर करता हूं पहले, फिर आपको एक तरतीब और बताता हूं। अब आपको एक चीज इसके बारे में बताना भूल गया, मैं वो दोबारा आपको बता देता हूं यहाँ पर। ये देखें, आपको मैंने बताया सबसे पहले कि पहले 4 जो हैं आपके पास सॉलिड फॉर्म में, नेक्स्ट 4 जो हैं आपके पास गैसियस फॉर्म में, सॉलिड और गैसियस। ठीक है, इसी तरह इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो ये है कि अभी मैंने आप लोगों को बारी बारी सब में ही बता चुका हूं कि सबसे बड़ा आपके पास जुपिटर है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है। सेकंड नंबर पर आपके पास, ये एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ बस, वैसे मैं ये चीज अपने लेक्चर में बता चुका हूँ लेकिन ये ट्रिक बता रहा हूँ कि फर्स्ट जो है जुपिटर है, सेकंड जो है सेचुरन है, थर्ड जो है नेपच्यून है लार्जेस्ट, फोर्थ जो यूरेनस है, फोर्थ जो है आपके पास नेपच्यून है। ये लास्ट 4 जो है पहली जे सन से आप जब उठाएंगे तो 1 2 3 4 के हिसाब से पहला लार्जेस्ट जुपिटर, दूसरा सेचुरन, और तीसरा जो यूरेनस है, चौथा जो है आपके पास नेपच्यून है। ये इसी तरतीब से ये लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो नेपच्यून है आपके पास। अब आ जाए पीछे वालों की तरफ। आप अब स्टार्ट करेंगे यहां से, ई से, अर्थ से स्टार्ट कर दो आप। अर्थ जो है आपके पास तो 5वां प्लेनेट है, अर्थ जो है 5वें नंबर पे आपके पास कह लें कि प्लेनेट है, या 5वां लार्जेस्ट प्लेनेट है आपके पास सोलर सिस्टम में।
अर्थ के बाद आपने जाना है वेनस की तरफ, इधर आ जाए 6 और इधर आ जाए 7। इसको एक अपने माइंड में इमेजिन क्रिएट कर लें थोड़ा सा, तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ये याद करना कि कौन सा प्लेनेट सबसे छोटा है और कौन सा बड़ा है। वैसे तो मैं लेक्चर में बता चुका था, लेकिन ये मैंने एक तरतीब आपके सामने लिख दी है। पहले लास्ट चार जो है वो अपनी तरतीब से हैं, उसके बाद जो है 5वें नंबर पर अर्थ है, फिर छठे पर वेनस है, फिर जो है आपके पास मार्स जो है 7 नंबर पे, 8 पर जो है आपका मरकरी है। पढ़ाना जब मैंने स्टार्ट किया तो आपको यही बताया कि सबसे छोटा प्लेनेट जो है आपके पास मरकरी है। यहाँ तक आज हमारा लेक्चर एंड होता है। टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा और अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी नीलम, काइंडली आप अपना क्वेश्चन बताएं, क्या क्वेश्चन है आपका? नीलम माइक माइक ऑन करके। एक्साइज एंड टैक्सेशन में डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस ये आपको एकेडमी ज्यादा बेहतर गाइड कर देगी एक्साइज के पेपर के हवाले से। तो अ, मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी जो मैम है उनसे पूछ लीजिएगा इस बारे में, वो बहुत अच्छा आपको गाइड कर सकेंगी पेपर के हवाले से। ये लास्ट में जो नंबरिंग दी है मैंने, लास्ट में जो नंबरिंग दी है ये मैंने बताया है लार्जेस्ट प्लेनेट की तरतीब जो है, ये प्लैनेट्स किस तरतीब से आपके पास हैं सोलर सिस्टम में। बड़ा प्लेनेट सबसे पहले जुपिटर है, मैंने उसका नंबर दिया है आपको। एक वो ट्रिक बता दी कि आप इस ट्रिक के साथ इस चीज को याद रख सकते हो अपने पास। ये आपके पास मैंने एक ट्रिक बताया है, ठीक है, समझ आ। सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था। तमीना आपको बताया, मैंने ये बताया है कि ये नंबरिंग जो है हमने प्लैनेट्स के जो साइजेस हैं उनके हिसाब से दी है कि सबसे पहले नंबर पर जुपिटर है। तो मैंने एक ट्रिक बताया कि आप इस नाम से एम वेम जेसन से ये याद कर सकते हैं कि लास्ट वाले 4 प्लैनेट्स में पहला नंबर आपके पास जो है जुपिटर का है, दूसरा सैटर्न का, यूरेनस का, फिर नेपच्यून का, चौथा नंबर है। फिर आप अर्थ की तरफ आ जाएं, अर्थ का आपके पास है, फिर अर्थ के बाद आपका के पास वेनस है, और फिर मार्स है, और फिर उसके बाद आपके पास की है साइज। जी जी, ये साइज बताए हैं कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो आपके पास जुपिटर है। सेकंड लार्जेस्ट जो है आपके पास सेचुरन है। थर्ड लार्जेस्ट जो है आपके पास यूरेनस है। फोर्थ लार्जेस्ट जो है आपके पास नेपच्यून है। फिफ्थ जो है आपके पास अर्थ है। ये मैंने नंबरिंग दे दी है, सिर्फ वो नाम लिख के मैं अगर आपको समझा सकूं कि एम एम जेसन को मैंने डिवाइड जो किया था उसमें मैंने बता दी कि लास्ट चार जो है उनकी नंबरिंग के हिसाब से उनमें से कौन सा पहले बढ़ा है। तो इस वजह से मैंने उस चीज को दोबारा लिख दिया था यहाँ पर एंड में, बता दिया कि शायद इस ट्रिक से आप लोगों को ये चीज याद रख सकें। तो मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, अब समझ आ गई आप लोगों को बात? काइंडली आप मुझे ओके करेंगे तो मैं फिर इसको क्लोज करता हूँ। तहमीना आप बता दें कि आपकी बात चीज समझ आ गई है।